अनसेड रूल्स 400-500 सालों से जो बुक कीपिंग चली आ रही है, जिसका बेस्ट तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकता है वो ट्रायल एंड एरर से किए गए कंसेप्ट्स. व्हाट आर दीस कंसेप्ट्स? यू हैव लर्न सम ऑफ द कंसेप्ट्स इन 11th आल्सो. मैनी एनटीडी कंसेप्ट. बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है. और क्या पढ़ा आपने? मैचिंग कंसेप्ट. मैच योर एक्सपेंसेस विद योर इनकम. सो आप कंपेयर कर रहे हो. कंजर्वेटिज्म. शो योर एक्सपेंस इन एडवांस, not your income in advance. Going concern. What is going concern? Say business is going to run for long periods of time. तो ये फॉलो करोगे तो आपका बेस्ट वे से अकाउंट प्रेजेंट होगा. कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, अक्रूवल कंसेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है, डिस्क्लोजर क्या है, मटेरियलिटी क्या है. ऑल दीज आर कंसेप्ट्स, राइट? तो कंसेप्ट्स आर ब्रॉड फ्रेमवर्क. मैं आपको बोलूंगा अपने अकाउंट्स अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल बेसिस पे मेंटेन करो. ये कंसेप्ट फॉलो करो. मैं नहीं कहता भाड़ में गया. तो कंसेप्ट्स को कंपलसरी करने के लिए बनाए गए हैं स्टैंडर्ड्स. कंसेप्ट को कंपलसरी करने के लिए बनाए गए हैं स्टैंडर्ड्स. इसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. कंसेप्ट फॉलो नहीं हुआ तो चलो स्टैंडर्ड लाया आईसीआई ने. आईसीआई डिस्कसेस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, पूरा गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके जितने भी कंपनीज होते हैं इंडिया के, उसके लिए कंपलसरी स्टैंडर्ड्स लॉन्च करती है. There are 32-34 accounting standards prevalent right now. जैसे AS1 होता है डिस्क्लोजर का, AS2 होता है स्टॉक वैल्यूएशन का, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट. ऐसा कर करके 32-34 स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके. ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि भाई आप कंसेप्ट फॉलो नहीं करोगे ना, अभी स्टैंडर्ड झक मार के फॉलो करो. अगर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करोगे तो आपके अकाउंट्स वैलिडेट किए नहीं जाएंगे. कंपनीज के लिए दिया कंपल्सरी, सोल पार्टनरशिप के लिए दिया नॉट कंपल्सरी. तो स्टैंडर्ड बना दिया. एंड ऑल स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स. दे कैन नॉट वायलेट एनी कंसेप्ट. जैसे ये डेप्रिसिएशन है बेस्ड ऑन मैचिंग कंसेप्ट. कॉस्ट कंसेप्ट, आप एसेट को लेके आओ तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाओ, फिर स्लोली उसको डेप्रिशिएट करो. तो ये वायलेट नहीं करेंगे कंसेप्ट्स को. ओके, उसके अंदर रहेंगे. जैसे कि AS1 है, इट इज डिस्क्लोजर, स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर. तो डिस्क्लोजर कंसेप्ट हमने देखा था, ट्रू एंड फेयर व्यू. जो कर रहे हो वो फॉलो करो लेकिन डिस्क्लोज करो. That is AS1. उसको कंपलसरी कर दिया. AS2 stock valuation. You know now stock valuation, stock is valued at cost of market price whichever is less. Conservatism आ जाता है. That's the concept. उसको कंपलसरी बना दिया है. अभी हर एक बिजनेस को अपना स्टॉक को कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस whichever is less पे दिखाना पड़ेगा. वो स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड के फ्रेमवर्क के अंदर आता है अकाउंटिंग पॉलिसी. अकाउंटिंग पॉलिसी. What is accounting policy? Accounting policies are nothing but internal rules and regulations adopted by the company. आपने सुना होगा ये हमारी कंपनी पॉलिसी है, फलानी हमारी कंपनी पॉलिसी है. What is this policy? Rule made by the businesses itself. Themselves, the businesses make those rules, but they should be within the purview of standard and concepts. They cannot violate standard. They cannot violate concept. उसके अंदर रह के आप एक पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट इज मैचिंग. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज 10 फॉर डेप्रिसिएशन. अकाउंटिंग पॉलिसी, मुझे क्या रेट से इसको डेप्रिशिएट करना है, क्या मेथड से करना है, whether I follow FIM or whether follow RBM, it is left upon me. So that is called as accounting policy. मुझे एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी. हाँ, मैं FIM करूंगा तो मैं FIM पे स्टिक टू रहूंगा, RBM करूंगा तो मैं RBM पे स्टिक टू रहूंगा. आई कैन नॉट शिफ्ट माई पॉलिसीज अगेन एंड अगेन बिकॉज इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन टू आउटसाइडर्स. अब मैं आपको बोलूं ये हम लोग क्लास चला रहे हैं, आपके बैच का टाइमिंग है 5:30 to 7, तो या फिर 7 to 8:30, ये दोनों में से एक रहेगा. मैं आपको एक दिन बोलूं नहीं सुबह आ जाओ 7 बजे, नहीं दोपहर को आ जाओ 2 बजे, नहीं शाम को आ जाओ 5:30 बजे. इट गिव्स यू अ bad impression. So there should be a uniformity, consistency in following the policy. आप जो भी पॉलिसी अडॉप्ट करो उसको कंसिस्टेंटली आप फॉलो करो, वरना आउटसाइडर्स के सामने खराब इंप्रेशन जाता है. एंड पॉलिसी के अंदर आता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. अब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं? मैंने पॉलिसी तो डाल दी, चलो FIM का मतलब पता है ना आपको, इक्वली आप चार्ज करते हो. RBM में आप क्या करते हो, वही डेप्री है, टोटल डेप्री सेम है, खाली आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो. इनिशियल ईयर्स में ज्यादा और लेटर ईयर्स में कम. समझो एक एसेट, इसी का डेप्रिसिएशन है 50,000 टोटल.
अगर मैं FIM करूंगा तो मैं 10 करूंगा, और यही मैं अगर RBM करूंगा तो इट मे बी लाइक 25-15 10-5 somewhat like that. Okay, descending order. So FIM RBM is a policy. What are accounting estimates? कितना रेट से मैं चार्ज करता हूं? Is it FIM 20%? Is it FIM 10%? My life, how much I am estimating. Is it FIM 5%? Is it FIM 15%? Is it RBM 20%? Is it RBM 25%? Is it RBM 5%? This percentage, this estimate of life and estimate of scrap is called as accounting estimate. समझ में आया? तो पहले होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट आर अनसेड रूल्स, उसी के परव्यू के अंदर होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो रूल्स बना दिए गए हैं फॉर कंपनीज टू फॉलो। उसके अंदर आती है पॉलिसीज, पॉलिसीज की फ्रीडम है, आप स्टैंडर्ड के अंदर रह के पॉलिसीज फ्रेम करो। पॉलिसीज के लिए ICAI ने बोला गया है, हाँ क्या बोला है सुनना है, आप ये पॉलिसी जो भी करनी है, रूल अडॉप्ट करना है, करो स्टैंडर्ड के परव्यू। पॉलिसी को घड़ी घड़ी चेंज करना ठीक नहीं है। पॉलिसी को 3 सर्कमस्टेंसेस में आप चेंज कर सकते हो। फर्स्ट, अगर लॉ चेंज हो गया, कंट्री का लॉ चेंज हो गया, तो आप पॉलिसी चेंज करना ही पड़ेगा, लॉ के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, है ना। स्टैंडर्ड, नंबर 2, स्टैंडर्ड चेंज हो गया तो पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड को भी आप वायलेट नहीं कर सकते। क्या बोला गया है सुनना, अकाउंटिंग पॉलिसी, ओके। इसके लिए ICAI क्या बोलता है कि 3 सर्कमस्टेंसेस में आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपके कंट्री के लॉ चेंज हो गए तो आपको जग मार के, स्टैट्यूटरी रीजंस, आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड ना बोलता है भैया स्टैंडर्ड चेंज हो गया, पॉलिसी जग मार के चेंज करनी पड़ेगी, वो सब नहीं हुआ तो चेंज मत करना। तीसरा, थर्ड सर्कमस्टेंस व्हेन यू कैन चेंज योर पॉलिसी, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको लगता है कि इस पॉलिसी को अडॉप्ट करके मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेटर हो जाए, व्हाट इज बेटर, गॉट मीन्स, अगर बेटर हो जाएंगे तो आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो। तो दैट्स अगेन अ ग्रे एरिया ओवर हियर, इसके साथ पॉलिसी के साथ खेलते रहते। तो कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है, बट नहीं भी किया तो कोई गला दबाने आने वाला है। अगर मैं खुद के FIM से RBM में आ जाऊं या RBM से FIM पे चला जाऊं, कोई मेरा गला दबाने वाला नहीं। मैं बोलूंगा बेटर प्रेजेंटेशन, लेकिन वो बेटर प्रेजेंटेशन में मेरे प्रॉफिट कहीं यहां से यहां हो जाते हैं, यहां से यहां हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ कर सकता नहीं। तो ऐसी चीज है। एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए तो लॉ भी बोलता है, ICAI भी बोलता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट तो एस्टिमेट है, आपकी जजमेंट में फ्लॉ हो सकता है। आपने सोचा था AC 5 साल चलेगा, लेकिन 2 साल भी चल सकता है, आपकी गलती नहीं है। आपको जब लगे 2 साल चलने वाला है, कर डालो उसको 2 साल चले। अच्छा, आपने 2 साल सोचा और दूसरे साल में लग रहा है 10 साल चलने वाला है, कर डालो 10 साल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप भी ह्यूमन बीइंग हो, आपसे एरर पॉसिबल। एस्टिमेट्स तो जब चाहे आप चेंज कर सकते हो, दैट इज द रीजन। भले ही आप ये अभी थियरी में देख रहे हो स्टैंडर्ड्स, पॉलिसी, एस्टिमेट्स, बट इन प्रैक्टिकलिटी पब्लिक पॉलिसी से तो खिलवाड़ी करता है। इट्स लाइक अ प्लेग्राउंड। स्टैंडर्ड को भी ध्यान नहीं देता इन सो मेनी सर्कमस्टेंसेस, स्टैंडर्ड भी फॉलो नहीं होते हैं, फिर भी अकाउंट्स रिजल्ट पब्लिश तो हो जाते हैं। नहीं, CA तो करते ही हैं, बट स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। अभी बायजूस का मैं आपको एग्जांपल दूं, बायजूस ने क्या किया, अपना रेवेन्यूज जो होता है आपको वो कौन से बेसिस पे दिखाना होता है, अर्न्ड बेसिस। अगर आप कमाओ तो ही दिखा सकते हो, विदाउट अर्निंग यू कैन नेवर शो योर इनकम्स इन एडवांस। बायजूस भैया ने 2-2, 3-3 साल के एडिशनल रेवेन्यू जो हुए ही नहीं है अभी तक, मतलब खाली वो iPad, उसका ऐसा रहता था कि 60-70,000 का कोर्स है तो 10,000 देना है, पसंद आए फिर 40 ऐसा है। तो 80,000 का रेवेन्यू पहले ही दिखा है, और रेवेन्यू दिखा दिया तो अकाउंट बूस्टअप हो गए, अर्निंग्स अच्छी दिख रही है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, फंडिंग रेस होती जा रही है, वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। Same thing is done by many of the startups. Even Amazon does that. Even Paytm has done that. So many startups have done that. So, it simply openly violate the standards. Also, ये इंडिया में 80-85% of the companies are झोलर in accounting.
15% कंपनी है, 10-15 जो क्लीन है, ऐसा। सो फिलहाल ये 4 आइटम समझ में आ गए अभी। सर तो फिर वो सीए अप्रूव ही क्यों करता है? जो तुमको नहीं करना। चलो वीडियो बंद करोगे नहीं, बिल्कुल नहीं कर। चलो so now listen, so ये समझ में आया आपको? That's why this depreciation topic is very important. Now how to charge depreciation on any asset? So it is dependent on 3 factors. तो हाँ, I was telling this standard क्या बोलता है कि depreciation चार्ज करना कंपल्सरी है। कितना करना है, क्या अमाउंट से करना है, आपके ऊपर छोड़ा है। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये 3 फैक्टर्स, ओरिजिनल कॉस्ट, एस्टिमेटेड स्क्रैप एंड एस्टिमेटेड लाइफ। ओके, इसमें होते हैं 2 मेथड्स, एक होता है FIM, एक होता है RBM। आपने ये 2 पढ़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे और 4 है इसलिए, बट दे आर वेरी सिंपल, दे आर क्वाइट सिंपल। मेन यही 2 मेथड है, FIM एंड। मुझे बताओ FIM और RBM में मेन फर्क क्या है? FIM में यू चार्ज डेप्रिसिएशन इक्वली ओवर द लाइफ। RBM में wage depreciation, total depreciation remains the same, but it is charged in descending order. It is charged in descending, मतलब initial year में ज्यादा और later years में कम। Example, I have an asset जिसका original cost है 6,000 दोनों का, और लाइफ है 3 years, scrap value let us assume 0। तो अगर मैं FIM कर रहा हूं ना इस एसेट पे, तो हर साल आई विल चार्ज 2,000 इक्वल, दैट्स FIM, अंडरस्टूड। एंड यही एसेट पे इफ आई एम गोइंग फॉर RBM, आई विल मे बी चार्ज इट लाइक 3,000, 2,000 एंड 1,000। टोटल डेप्री स्टिल सेम, परसेंटेज नहीं है ये। मैंने आपको ये भी बताया था 11 में, भूल गए शायद। FIM में 2,000, 2,000, 2,000। RBM में ये डेप्री होगा 3,000, 2,000 एंड 1,000। इनिशियल ईयर में ज्यादा एंड लेटर ईयर में कम। मतलब अगर आप किसी एसेट पे FIM चार्ज कर रहे हो, ये रेट क्या हो, इसकी रेट कैसे ढूंढी जाती है पता है? परसेंटेज मैंने बताया था। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज नथिंग बट डेप्री upon original cost into 100. So over here it is 2,000 upon 6,000 into 100, which is approx 33%. तो अगर आप किसी एसेट पे 33% FIM चार्ज करें, तो उसी एसेट पे 33% RBM नहीं कर सकते। उस एसेट पे अप्रोक्सीमेटली रेट ऑफ RBM क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ये तो बहुत छोटा सा एसेट है, इसके लिए 50% जितना आएगा यहाँ पे, बट इसका 50 नहीं 60% ही आएगा। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको शायद दिया था, याद है अगर होगा तो, 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप अपॉन कॉस्ट इनटू 100, दैट इज द फॉर्मूला। सो इट इज 1 माइनस n इज लाइफ क्यूब, स्क्रैप हमने 0 किया, 0 लेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो हम टेकिंग 1 रुपी अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इज 6,000 इनटू 100। दैट्स योर रेट यू विल गेट अंडर RBM। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस एसी पे 20% FIM है, 5 years, 2020, राइट? यू गेट इट? 50,000 का एसी है, 20% FIM, मतलब 10,000 के डेप्री हुए हैं। तो इसी एसी पे अगर मुझे RBM करना है ना, तो इट्स नॉट 20%, अप्रॉक्स 40%, अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्टली, अप्रॉक्सीमेटली डबल द रेट ऑफ FIM, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। और फर्स्ट ईयर बेवकूफ सेम होगा। ऐसा आएगा, इस पे 20% लो तो 10,000 आएगा, और 40% लो तो वो आपको सम्स में ऐसे प्रेजेंट करके देते थे ना, क्योंकि आपने सम्स में क्या देगा, हाँ 10% FIM, तो 1 लाख का 10% 10,000, और सारा 10% RBM ही दे देता। बट 10% RBM doesn't mean 10% FIM on that asset, it means 5% FIM on that asset. Got it?
तो याद रखना, टोटल डेप्रिसिएशन अंडर बोथ द मेथड्स दे रिमेन द सेम। रेट आपको सब में दे देते थे, बट सपोज आपको ढूंढनी है इन रियल लाइफ, तो कैसे ढूंढोगे आप? FIM में यू डू डेप्री अपॉन कॉस्ट इंटू 100, यू गेट द रेट। RBM में दिस इज रेट का स्टफ, ये लोगरिथम लेके आता है, आपको लॉग्स आते हैं ना। अबे लॉग का टेस्टिंग के बैठे किया है ना, लॉग एंटी लॉग टेबल मैट्रिक्स सब लॉगरिथम्स ये लॉग वगैरह लेके आता है, बट ये भी आपको अभी यूज नहीं करना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है। आपको दोनों के रेट दिए जाएंगे, सब में रेट अवेलेबल होगा। कंसेप्ट समझ लो कि अगर रेट ढूंढना है तो ऐसे ढूंढना पड़ेगा, और ये रेट अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? डबल आएगा। समझ में आया? समझो एक एसेट है, इसकी कॉस्ट है 1 लाख, एसेट की कॉस्ट है 1 लाख, लाइफ है 10 years, स्क्रैप इज 0, हर साल 10,000 से करोगे ना, तो रेट क्या हुआ FIM का 10%, और इसी पे अगर RBM डालोगे ना तो अप्रोक्स 20%। तो क्या होगा? इनिशियल ईयर में डेप्री ज्यादा होगा, लेटर ईयर्स में कम हो जाएगा, लेकिन वो कभी 0 नहीं हो पाएगा। क्यों पता है 0 नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगर लास्ट में 10 रुपया भी बचा ना एसेट का, उसका भी 10% इज 1 रुपी, फिर उसका भी 10%, 9 रुपी का 10% 9 रुपी, सॉरी 0.9, 8.1, ऐसे चलता ही रहेगा। 10 पैसा भी बचा तो भी 1 पैसा, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि अंत तक डेप्री करते रहना है। व्हाट डू वी डू इज लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर में जो भी बैलेंस बचा है ना पूरा डेप्री, लास्ट ईयर में जो भी बैलेंस बचा पूरा राइट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब कोई मुझे बताएगा कौन से प्रकार के एसेट्स पे FIM सूटेबल है और कौन से प्रकार के एसेट्स पे RBM सूटेबल है? मशीनरी डाल दिए जिनका लाइक वो रिपेयर का कॉस्ट ज्यादा है तो उसका RBM एंड बाकी पे एग्जैक्टली, वेरी गुड, याद है, चलो कुछ तो याद है। जिन एसेट्स पे रिपेयर मेंटेनेंस का कॉस्ट ज्यादा होता है उस पे RBM सूटेबल, और जिन एसेट्स पे रिपेयर मेंटेनेंस का कॉस्ट कम होता है ना उस पे FIM सूटेबल। अभी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझो, ये ट्रू और फॉल्स में भी आ चुका है, 2 मार्क 4 मार्क, ध्यान से। कोई एसेट पे अगर रिपेयर कॉस्ट ज्यादा है RBM में सूटेबल, अगर उसमें कम है तो FIM। क्यों ऐसा? सपोज यही एसेट ले लो आप, ठीक है, 3 साल की लाइफ है, टोटल कॉस्ट 6,000 है। हर एक एसेट के साथ एक और खर्चा जुड़ा होता है रिपेयर मेंटेनेंस, और रिपेयर मेंटेनेंस आपको झक मार के करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रिपेयर करवाओगे तो डेप्रिशिएट नहीं होगा, रिपेयर करवाओगे तो वो उतना चलेगा जितना चलना था। समझा? एसी को मैं सर्विस करवाना बंद कर दूं तो वो जल्दी खराब हो जाए, सर्विस करवाता रहूंगा तो वो अपनी लाइफ तक कंप्लीट 5 साल चलेगा। समझा? तो कोई भी एसेट के साथ 2 खर्चे जुड़े होते हैं, एक डेप्रिसिएशन और एक रिपेयर। अब मुझे सोच के बताओ रिपेयर का ट्रेंड कैसा रहेगा? इनिशियल ईयर में ज्यादा कि इनिशियल ईयर में कम और लेटर ईयर्स में ज्यादा? ऑब्वियसली कोई भी एसेट नया तो रिपेयर मांगता नहीं है, बुढ़ा होता है तो ज्यादा रिपेयर मांगता है, फैक्टर बराबर है। सो इनिशियल ईयर्स में रिपेयर्स कम रहते, लेटर ईयर्स में ज्यादा। ये एसेट है 6,000 का, लेट्स अज्यूम ये पूरे लाइफ पे 6,000 का रिपेयर खा रहा है,
तो रिपेयर का ट्रेंड कैसा होगा? 1000, 2000, 3000। और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा मेथड लॉन्च कर रहे हो, इस पे डेप्री का फर्क नहीं पड़ता, रिपेयर तो अपना ही ट्रेंड फॉलो करेगा। तो कहना है से रिपेयर का ट्रेंड इज समवॉट लाइक दिस, इनिशियल ईयर्स में कम और लेटर ईयर्स में ज्यादा, राइट। इसके साथ अगर मैं FIM जोड़ दूं इक्वल, तो व्हाट इज माय टोटल ओवर ईयर? 2 + 1 3, 2 + 2 4000 एंड 2 + 3 5000। तो इसके साथ में FIM जोड़ दूं तो FIM तो हर साल इक्वल डेप्री है, तो व्हाट विल हैपन, माय टोटल इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स, पहले साल 3000 का खर्चा, दूसरे साल 4 का खर्चा, तीसरे साल 5 का खर्चा। तो क्या हो रहा है? इनिशियल ईयर में खर्चा कम दिख रहा है, लेटर ईयर्स में खर्चा ज्यादा दिख रहा है। मुझे लगेगा इनिशियल ईयर्स में बिजनेस अच्छा कर रहा है, लेटर ईयर्स में बिजनेस बुरा कर रहा है। इज दैट द सिचुएशन? नो, क्योंकि एसेट तो उतना ही यूज हुआ है, काम तो उतना ही हुआ है, लेकिन मुझे गलत इंफॉर्मेशन दिखेगी अकाउंट्स में से। मुझे लगेगा बिजनेस इनिशियल ईयर में अच्छा कर रहा है, लेटर ईयर्स में खराब कर रहा है। यही अगर मैं RVM चार्ज करूं, तो RVM देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 + 1 4, 2 + 2 4 एंड 1 + 3 4। तो रिपेयर का तो भैया ऐसा सीन है कि रिपेयर तो ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, इनिशियल ईयर्स में कम, लेटर ईयर्स में ज्यादा। और RVM जोड़ दो इसके साथ, तो RVM का ट्रेंड कुछ ऐसा है, इनिशियल ईयर में ज्यादा डेप्री, लेटर ईयर्स में कम डेप्री। तो टोटल इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट इज व्हाट, 4 एंड 4। अगर आप देखोगे इधर भी 12,000, इधर भी 12,000, बट सिचुएशन क्या हुई? पहले केस में इनिशियल ईयर्स में खर्चा कम था, लेटर ईयर्स में ज्यादा था, बट यहाँ पे ओवरऑल हर साल खर्चा इज इक्वल, तो मेरा प्रॉफिट वुड बी स्ट्रीमलाइन। अब अगर प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट ग्रो होना चाहिए और कम भी होना चाहिए, बट इट शुड बी ड्यू टू योर लेवल ऑफ एक्टिविटी, योर सेल्स बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, अच्छी बात, सेल्स घटा, प्रॉफिट घटा, अच्छी बात, मतलब उसकी वजह से होना चाहिए। किसकी वजह से होना चाहिए? सेल्स की वजह से होना चाहिए। ये डेप्री के चार्ज करने की वजह से नहीं होना चाहिए। तो फर्क समझ में आया? अगर RVM करोगे, अब अगर प्रॉफिट बढ़ा तो आई एम श्योर की सेल्स की वजह से बढ़ा है, घटा तो आई एम श्योर की सेल्स की वजह से घटा। बट FIM के साथ मेरे को क्लियर पिक्चर दिखने वाला नहीं है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो मुझे डबल चेक करना पड़ेगा, क्यों बढ़ा, डेप्री चार्ज करने की वजह से बढ़ा है या फिर सेल्स की वजह से। तो आई हैव टू रीचेक द अकाउंट थोड़ा डेप्थ ऐसा। तो जिन एसेट्स पे रिपेयर का खर्चा ज्यादा होता है, जिन एसेट्स पे रिपेयर का खर्चा करना पड़ता है, उन एसेट्स के साथ आप बेटर कौन सा मेथड था? जैसे कि मशीन हो गया, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए,